बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ नमक का दारोगा। बहुत अच्छा चैप्टर है अपने आप में। मुंशी प्रेमचंद के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा। हम पहले लेखक के बारे में थोड़ी सी परिचय पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से कई क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उन्हें उर्दू में किस नाम से जाना जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। तो हम शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद, पहले लेखक के बारे में जानना ज़रूरी है, फिर हम चैप्टर को पढ़ेंगे नमक का दारोगा, जो उस समय ब्रिटिशों का हुकूमत था हमारे देश में। तो एक्चुअल में वही कहानी को दर्शाया गया है, किस तरह की व्यापार वाणिज्य होता था, किस तरह की मतलब कठिनाइयाँ झेलना पड़ा था, इस कहानी में देखने को मिलेगा। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही महान लेखक, हिंदी कथा साहित्य के कुशल चित्रे मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लहमी नामक गांव में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में क्वेश्चन लिख लेना है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, लहमी नामक गांव में हुआ था, लेकिन कहाँ पे? बनारस। शहर कौन सा था? बनारस। क्वेश्चन लिख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और उसका आंसर आप बाद में लिख लीजिएगा। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। एक क्वेश्चन और बना कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पिता मुंशी अजायब लाल डाक खाने में किराने के काम करते थे। उनके पिताजी क्या काम करते थे? किराने के काम करते थे। कहानी को इंटरेस्ट लेकर समझना है। माता का नाम आनंदी था। जब कहानी समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर अपने आप याद भी हो जाएगा, इसलिए कहानी लेखक का परिचय बिल्कुल ध्यान से सुनना है। माता का नाम आनंदी था, बस ये थोड़ी जान लेना है। एक्चुअल में आज तक पिता माता का नाम पूछा नहीं है एग्जाम में। धनपत राय पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। याद रखो, जो मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से जाने जाते थे? क्वेश्चन लिख लो। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से जाने जाते थे? नवाब राय के नाम से जाने जाते थे। तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित उनका पहला कहानी संग्रह सोते वतन जब अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया तो उन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। वो प्रेमचंद नाम से कब लिखना प्रारंभ किए? उनकी एक कहानी थी सोते वतन, जहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे कहानियाँ लिखते थे, ऐसे ऐसे शब्द डालते थे कि लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा हो जाता था अंग्रेजों के प्रति। तो अंग्रेज सरकार ने उसको जब्ती कर लिया कहानी को। उसके बाद जब्त कर लेना मतलब उसको बंद करवा दिया। बाद में मुंशी प्रेमचंद को पकड़ने के लिए ढूंढने लगा वो लोग, सिपाही भेजा। तो बाद में उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया, प्रेमचंद कर दिया। नाम क्या बदल दिया? प्रेमचंद। आजीविका के लिए शिक्षक की नौकरी की थी तथा शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर भी बने। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। यहाँ पे ये डिप्टी की नौकरी की थी। बस याद रखना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए उन्होंने शिक्षक की नौकरी ली थी। उसके बाद वो शिक्षा विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर भी बनाया गया। आप देख रेख कीजिएगा। इसके बावजूद भी वो अपने आप में ठीक फील नहीं कर रहे थे, उसका ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा था, तो उन्होंने नौकरी से रिजाइन भी मारा था। वो हमें देखने को मिलेगा, तो हम पढ़ेंगे। और क्वेश्चन लिख लो, जो मुंशी प्रेमचंद का देहांत कब हुआ था, तो वो ज़रूर वो एक क्वेश्चन बनता है कि 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो चुका था मुंशी प्रेमचंद का। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक तंगी से जूझते रहे। नौकरी में बार बार हो रहे तबादले, नई नई सामाजिक समस्याएं एवं पारिवारिक झंझटों से तंग आकर वे सब कुछ छोड़कर साहित्य साधना में। देखिए, अब कोई भी इंसान को बार बार अपनी जगह बदलना, उनको तबादले का मतलब हो जाता है ट्रांसफ़र। एक नौकरी कर रहा है, तुम यहाँ से फिर दिल्ली गया, दिल्ली से फिर बंगाल आया, फिर मुंबई भेजा गया। इस तरह बार बार बदलना सामाजिक समस्याएं सृष्टि कर रहा था। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि वो समस्या बार बार झेल रहे थे ना, बार बार परेशानी आ रही थी। उन्होंने बाद में छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। उसके बाद साहित्य साधना में लग गया, मतलब वो साहित्य लिखना प्रारंभ कर दिया था उन्होंने, वही साहित्य लिख ही रहे थे। बाद में यहाँ पे एक उन्होंने आगे चलकर देखा जाए तो 300 कहानी
तो उनकी जो कहानी है, हमें उपन्यास जो था, उपन्यास कई सारे उपन्यास है, तो अभी मैंने बोला जे अभी आएगा, मैं फिर से दोहराऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया कि कितनी कहानियाँ और कितने उपन्यास प्रेमचंद लिख चुके हैं। प्रेमचंद की कुल कितनी कहानियाँ और कितनी उपन्यास है, या प्रेमचंद्र ने कुल कितनी कहानियाँ और उपन्यासों की रचना की। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस तरह करके बनाओ कि हाँ, प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियाँ और उपन्यासों की रचना की। तो 300 कहानियाँ और 14 उपन्यासों की रचना की। उनकी गिनती संसार के महान लेखकों में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, उनको महान लेखक कहा जाता है। क्वेश्चन लिख लिया, आंसर अपने आप से लिखना है, आगे बढ़ते रहना है। आगे चलकर उन्होंने उपन्यास सम्राट, महान कहानीकार, कलम का सिपाही जैसे उपाधियों से विभूषित किया गया। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मैं सब बना देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाओ कि किसे उपन्यास का सम्राट, महान कहानीकार और कलम का सिपाही कहा जाता है। क्वेश्चन बनाओ, किसे उपन्यास सम्राट, सब बुक में स्पेलिंग देख के लिखना चाहिए अच्छा से, महान कहानीकार, कलम का सिपाही कहा जाता है। याद रखना तुम लोग भी, कलम का सिपाही, महान कहानीकार, उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट कोमा महान कहानीकार कोमा कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। डायरेक्ट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र को। तो ये नाम उनको दिए गए। उनकी सभी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बना, जितनी भी कहानियां लिखें मानसरोवर, अभी दिखाई देता हूं, मानसरोवर, ये है मानसरोवर। मानसरोवर का प्रथम भाग, मानसरोवर का प्रथम भाग बुक ही है, उसके अंदर सब मिलेगा। मानसरोवर का प्रथम भाग लिखाइए। इसके बाद इस तरह करके द्वितीय भाग, तृतीय भाग इस तरह करके आता है। तो ये है मानसरोवर का 7 भाग। ये कितना है? 7 भाग। मानसरोवर बुक ही है, उसके अंदर मिलेगा। प्रेमचंद का नाम दिया गया है, प्रेमचंद ही दिखे। और मानसरोवर का 8 भाग, एक भाग से लेके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठी, 7वीं और 8वीं, इन सभी 8 भागों में उनकी सभी कहानियां हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, प्रेमचंद की सभी कहानियां कहाँ पर संकलित है? प्रेमचंद की सभी कहानियां कहाँ संकलित है? स्पेलिंग देख के लिखना है। मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, आंसर बाद में लिखना है। नमक का दरोगा, शतरंज की खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। पहला ही कहानी आ गया है नमक का दरोगा, ये सब कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी, यहाँ पे जुए होते हैं दोनों के बीच में। ठाकुर का कुआं, छुआछूत का भेदभाव दिखाया जाता है। परीक्षा, इम्तिहान का दिखाया जाता है। बुढ़ी काकी, पूस की रात, बहुत अच्छी कहानी है। कफन, एक इंसान मर जाता है तो उसको चादर जो खरीदा जाता है, सादा चादर ओढ़ाया जाता है ना, इंसान मरने के बाद सादा कपड़ा ऊपर डाला जाता है ना। कपड़े खरीदने का, वो सादा कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं रहता है। कफन, 1.25 सेर गेहूँ, ईदगाह, ईदगाह भी लिखे हैं। 2 बैलों की कथा, हमने क्लास 9 में पढ़ा था शायद। 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा है नहीं है? 2 बैलों की कथा पहले का बुक में था। पहले ये अंबर भाग 2 का चेंज का पहले कृतिका था। बुक क्या था? कृतिका। उस कृतिका बुक में था। आदि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ एवं चर्चित कहानियों में से एक है। बहुत माने फेमस कहानी माना जाएगा। इसके ऊपर कई सारे फिल्म भी बनाए गए हैं। ये शतरंज के खिलाड़ी के ऊपर फिल्म भी बना है। शतरंज के खिलाड़ी के ऊपर मूवी भी बनाया गया है, तो देखना। इसके बाद वो क्या लिखते हैं? गबन, गोदान, निर्मला, ये सब उनका उपन्यास है। गबन लिखे, गोदान लिखे, गोदान भी पढ़ेगा। वहाँ पे झूड़ी और उसका जो पति होता है, मतलब बहुत ही लाचार कहानी। मतलब एक गरीब इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी को झेलता है। गांव में लोग कर्जा ले लेके उसको किस तरह दबा देते हैं। उसकी एक बेटी रहती है, 2 बेटी की विवाह वो नहीं कर पाता है, बुढ़े लोगों से विवाह करवाता है। ऐसा मतलब परिस्थितियाँ वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है।
उसका एक भाई रहता है। बहुत अच्छा कहानी है, गोदान उपन्यास है, पढ़ेगा तो बहुत समय होने से एक बार कहना, मैं कमेंट कीजिएगा, आपको अगर चाहिए तो मैं पढ़ा दूंगा। निर्मला, क्लास 12 में जाके आपको निर्मला मिलेगा। एक लड़की की कहानी है जो नौकर की ज़िंदगी बिताती है, नौकरानी बन के रहती है, तो निर्मला, और फिर भी किस तरह सेवा अपना पति का करना, वो धर्म निभाते, निर्मला वहाँ पे देखने को मिलेगा। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये भी एक उपन्यास है। कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, उनके उपन्यास है। और एक बात याद रखना है, मंगलसूत्र उपन्यास उन्होंने पूरा लिख नहीं पाया था, तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। ये उपन्यास को शायद उसके बेटे ने पूरा किया था। तो अपूर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मंगलसूत्र ब्रैकेट के अपूर्ण, पूरा नहीं हो सका था। मंगलसूत्र जो उपन्यास है वो पूरा लिख नहीं पाए थे, तभी मृत्यु हो जाती है। तो उसको पूर्ण किया जाता है उसके बेटे के द्वारा, उनके उपन्यास है। इसके अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद ने हंस, मर्यादा और जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। ये पत्रिका जो निकलता है ना, न्यूज़पेपर, उसका भी संपादक रहे हैं। पोपटलाल को पहचानता होगा तो लोग, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पोपटलाल संपादक रहता है, क्या रहता है? संपादक। पत्रकार क्या रहता है? पत्रकार, संपादक, पत्रकार, ऐसा है। तो क्वेश्चन लिख लो कि मुंशी प्रेमचंद ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया। मुंशी प्रेमचंद ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो आंसर यही होगा, हंस, मर्यादा और जागरण। आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन लिख लो। प्रेमचंद्र की प्रमुख 2 उपन्यासों के नाम लिखो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। प्रेमचंद के प्रमुख 2 उपन्यासों के नाम लिखो। आंसर सब घर में कलेक्ट करना है अच्छा से, क्वेश्चन और आंसर। प्रेमचंद ने कहानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। देखो यहाँ पे अब पॉइंट आ रहा है, प्रेमचंद ने कहानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन का जीवंत चित्रण दिखा देता है। मैंने पहले ही बोला कि कहानी क्षेत्र में उन्होंने क्रांति ला दी थी। यहाँ पे एक शब्द निकल के आया है, शब्द को पहचानने की कोशिश करो कि उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन की जीवंत चित्र दिखाई देता है। मतलब उनकी जब कहानी पढ़ेगा ना, तो कहानी पढ़कर ऐसा लगेगा कि वो घटना तुम्हारे सामने चल रहा है, हो रहा है। मतलब जिंदा, जीवंत मतलब जिंदा, जीवंत मतलब जिंदा। जो अभी भी वो कहानी हो रहा है तुम्हारे आंखों के सामने, अभी भी हो रहा है, अभी भी देखने को मिल रहा है, तो उसको बोलता है जीवंत। भाषा शैली अत्यंत सरल, उनकी भाषा एक्चुअल में सरल है। मैं खुद पढ़ा हूँ कई सारे, मैं तुम लोग का ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैंने गोदान को पढ़ा, निर्मला को पढ़ा, उधर कहानी में तो बहुत पढ़ा मैंने। नमक का दरोगा पढ़ ही लिया, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं पढ़ा, परीक्षा पढ़ा है, बूढ़ी काकी भी पढ़ा मैंने, पूस की रात भी पढ़ा, कफन भी पढ़ा, ईदगाह भी पढ़ा हूँ मैं जब क्लास 8 से था तब से मुझे प्रेमचंद की कहानियाँ। और अगर तुम लोग मुझे पूछेगा आपका सबसे अच्छा और फेमस राइटर कौन है, तो मेरा सबसे फेमस राइटर मुंशी प्रेमचंद है। सबसे प्रिय मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि कई सारे कहानियाँ उनको इंटरेस्टिंग ला देता था मुझे। एक पढ़ने के बाद सच में ऐसा तो घटना हो रहा है, फिर अगला कहानी। मुझे क्लास 8 में देखने को मिला था तुम्हारा ये ठाकुर का कुआं देखने को मिला। देखो कब कब क्या मुझे मिला था, बोल रहा हूँ मैं। क्लास 8 में मैं ठाकुर का कुआं पे पढ़ा था। वहाँ पे छुआछूत का भेदभाव दिखाया गया, छोटी जात ऊंची जात, पूस की रात और कफन और परीक्षा, ये तीनों मैंने क्लास 11 एंड 12 के बीच में पढ़ा। तुम लोग क्लास 11-12 में जाएगा, अभी भी पढ़ने को मिलेगा। नमक का दारोगा हम लोग का समय क्लास 10 में था, तुम लोग का समय भी है, अभी भी मैं पढ़ाने वाला हूँ नमक का दारोगा। ईदगाह हम क्लास 6, 7, 8 में शायद पढ़े थे, 8 में पढ़े थे। ईदगाह ये भी पढ़ा था। तुम लोग में अभी क्या है? अभी होगा क्लास 8 का था। हाँ 8 में ऐसा हम भी पढ़ा था। उसके बाद ये देखने को मिलेगा गोदान, अभी भी पढ़ता हूँ, मेरे पास बुक ही है गोदान का, अभी भी पढ़ता हूँ, कभी इच्छा हो तो। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। गोदान कहानी तो मैंने पूरा मोबाइल में ही पढ़ा, पूरा वो डाउनलोड ही कर लिया था, गोदान पूरा मोबाइल में ही पढ़ा। बहुत इंटरेस्टिंग था, लगभग 1 सप्ताह से ऊपर लगा था मुझे, 10-15 दिन, महीना का जगह चीज चला गया था पढ़ने में, इतना मोटा बुक है।
सोचो तुम लोग बोरिंग ही हो जाएगा एक कहानी को पढ़ने में। मैं बोरिंग ही नहीं होता था, मैं रिलेट करता था और बहुत इंटरेस्टिंग। 15 दिन देखो तो मेरा कैसा एक्साइटेड, ऐसा एक्साइटेड होकर पढ़ो तभी हिंदी समझ में आएगा अच्छी तरह। ऐसा जोश था कि मैं उसको शेष आज पढ़ूंगा, नेक्स्ट पढ़ते पढ़ते सो जाता था, फिर दाग मार देता था, नेक्स्ट दिन पढ़ना है मुझे गोदान। मतलब इंटरेस्टिंग लाता था। मैं नहीं बोलता हूँ पढ़ूंगा, वो कहानी बोलता है तुमको फिर से जाना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा, मतलब वो लिखे हैं, तुम लोग कोई सीरियल देखता है ना, सीरियल इंटरेस्टिंग पॉइंट में आके हिंट कर देता है कि नहीं। कल वो नायक मरने वाला है, उसको जहर डाल दिया गया है, कल क्या होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, देखने के लिए पागल हो जाता है ना। इनकी कहानी भी ऐसी है। अच्छा, तो ये सब हो गया था ना, ये सब मतलब वही है कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ लेना चाहिए, तुम लोग को भी जानना चाहिए। तो प्रेमचंद ने कहानी में क्रांति ला दी। मैंने बोला था कि अभी भी लगता है कि हमारे आंखों के सामने कहानियाँ हो रही है। अत्यंत सरल और सहज है, जिसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से समझ लेता है। इनकी कहानियों में कोई महान संदेश देखने को मिलता है। जो भी कहानियाँ वो लिखते हैं उन्हें हमें कुछ शिक्षा मिलता है, संदेश देते हैं कि ऐसा काम हमें करना चाहिए। अंधविश्वास, अशिक्षा, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव, नारी पर अत्याचार आदि समस्याओं पर कठोर प्रहार कर समाज सुधार करना प्रेमचंद की कहानियों का विशेषता रहा है। कि उन्होंने किसको प्रेफरेंस दिया, माने किसको वो रखे कहानियों में, किसको महत्व देते हैं। अंधविश्वास को, अंधविश्वास लोग करता है, जादू टोना पे ज़्यादा विश्वास। पहले के लोग अंधविश्वास इतने थे कि कोई बीमार होता था तो डॉक्टर को नहीं ले जाते थे, वो साधु के पास लेके जाते थे और लोग मर जाता था। इस तरह की अंधविश्वास के ऊपर कहानियाँ अभी भी देखने को मिलता है। अशिक्षा, लोग जिसके अंदर शिक्षा ना हो वो मूर्खता की तरह काम करेगा ही, उसके ऊपर भी उन्होंने जोर दिया है। छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का भेदभाव, हाँ तुम बड़ा जात हो, मैं छोटा जात हूँ, तुम मेरा हाथ का पानी नहीं पी सकता, हाँ हम उसके घर नहीं जा सकते, वो हमारे द्वार पे नहीं आ सकता, इस तरह की छुआछूत। ऊंच नीच एक ही बात है। भेदभाव, नारी पर अत्याचार, नारियों पर कई अत्याचार होते थे पहले, तो अभी भी मॉडर्न ज़माने में आके अभी भी कहीं कहीं नारियों पे अत्याचार देखने को हमें मिल जाता है। किसी का पति किसी को पत्नी को ऐसा मारता है, ये करता है, वो करता है, घर से निकाल देता है। तो नारियों पे अत्याचार इस तरह की अभी भी देखने को मिलता है। अत्याचार, इन सब पर कठोर प्रहार उन्होंने किए हैं, कठोर प्रहार सुधारने की कोशिश किए हैं। लोगों को मतलब लोगों की चेतनाएं जागृत करने की कोशिश की उन्होंने। इस तरह की कहानियाँ हमें देखने को मिलता है। उनकी जितनी भी कहानियाँ पढ़ेगा उस सब में यही देखने को मिलेगा। और उन्होंने जमकर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का प्रयोग किया है। उन्होंने ग्रामर को थोड़ा प्रेफरेंस दे के रखे हैं। मुहावरे को कई जगह उन्होंने यूज़ किया है। मुहावरा सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हमको लगता है राइटर यही है, मुहावरे का यूज़ करना। तो इससे क्या होता है, लिखावट में आप जब ग्रामर को यूज़ करते हैं ना लिखावट में, तो वो होता है ना कि आप अगर अलंकार से सज जाते हैं तो सुंदर दिखाई देते हैं। अगर तुम लोग सज जाएगा, चश्मा वश्मा लगा कोई लड़की लोग आभूषण लगा लेगी तो सुंदर दिखती है। उसी तरह ये भी अपने कहानी को सुंदर दिखने के लिए आभूषण की तरह, गहने की तरह सजाते हैं, ग्रामर को सब यूज़ करके, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सब का यूज़ करके। अभी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि नमक का दारोगा के अंदर हमें क्या पढ़ने वाला है। हम थोड़ी सी टेलर बात करेंगे, फिर बाद में कहानी देखेंगे। नमक का दारोगा, अभी तक जो क्वेश्चन नहीं मिला इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखने को कहा भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आया नहीं है। जितना आएगा मैं उतना देते चलूँगा। मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। समाज में फैले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी एवं अवैध कारोबार, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भ्रष्टाचार ना, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूस लेकर काम करवा देना, ये पहले से चल रहा है। तो वही है, मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है ये नमक का दारोगा। इसमें, इस कहानी में हमें क्या देखने को मिलेगा, समाज में फैले भ्रष्टाचार, समाज में भ्रष्टाचार कैसे फैल रहा है, रिश्वतखोरी, घूस लेकर काम कैसे किया जा रहा है, कारोबार, उसके बाद पर रोक लगाना तथा धन पर धर्म की विजय दिखाना। अब धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है, ये भी हमें देखने को मिलेगा इस कहानी में दिखाना। इस कहानी का मूल उद्देश्य है, समाज में जहाँ एक और पंडित औलुब्दीन जैसे लोग हैं जिन्हें लक्ष्मी पर अखंड विश्वास है। एक पंडित औलुब्दीन, एक कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, एक व्यक्ति आते हैं जिसके पास बहुत सारा धन दौलत रहता है
और उन्हें अपनी लक्ष्मी पे पूरा विश्वास है कि वो पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, ऐसा उनका विश्वास था। पैसे के बल पर वे बड़े बड़े अधिकारियों को अपने इशारों पे नचाते थे। बड़े बड़े ऑफिसर उनके पॉकेट में रहते थे। पॉकेट में रहना है कि नहीं। वही दूसरी ओर मुंशी बंशीधर जैसे पुलिस अधिकारी भी है जो अपनी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और स्वाभिमान के दर्शन कराते हैं। तो पंडित अलाउद्दीन के पैरों के नीचे धरती खिसक जाती है। यह कहानी जितनी रोचक है, शिक्षाप्रद है, उतना ही वर्तमान समाज के लिए प्रासंगिक है। प्रासंगिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रासंगिक है कि शिक्षाप्रद है, उतना ही वर्तमान समाज के लिए प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब वो अभी भी हमें रास्ता दिखा रहा है। वो कहानी प्रासंगिक मतलब अभी भी हमें उससे रास्ता मिलेगा, अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक बने, एवरग्रीन पकड़ लो, हमेशा चलने वाला। वो ऐसी ही कहानी है जो हमेशा चलेगा और वो हमेशा रहेगा। प्रासंगिक है, वो चलते रहेगा, ऐसा रहेगा। बस समझने से हुआ। तो यहाँ पे पंडित अलाउद्दीन जो होता है वो किसी को भी, बड़े बड़े ऑफिसर को खरीद लेता है, वकील को, जज को, सबको खरीद सकता है। उसके बाद इतना पावर था, कभी भी जेल गया नहीं था, कभी भी जेल वो गया नहीं था। वहीं पे पंडित वंशीधर जो एक व्यक्ति होता है वो क्या होता है कि उसको पुलिस अधिकारी बनाया जाता है और वो वंशीधर को पकड़ लेता है। वंशीधर को पकड़ने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं होता है। वो पंडित अलाउद्दीन को पकड़ लेता है वंशीधर, तो अलाउद्दीन फिर छुट्टी जाएगा। उसके बाद तो पैसा है, सबको खरीद के ही रखा है, सब उसको सलाम ठोकता है आके, बड़े से बड़ा ऑफिसर। बाद में इसका नौकरी रिटायर्ड हो जाती है, मतलब ये हो जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, नौकरी से उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि बड़े ऑफिसर सब तो लिंक है ही है उसको, बड़े ऑफिसर सब उसको निकाल देता है। फिर अपनी, लेकिन एक बात है, इसको भी पैसा से खरीदना चाहता था। कितना पैसा चाहिए ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, छोड़ो मेरा गाड़ी जो है 2 नंबरी गाड़ी जाने दो। वो नहीं दिए, वो छोड़ा ही नहीं, उसको हथकड़ी लगा लिया। तो इस तरह की कहानी हमें देखने को मिलेगा, बहुत रोचक भी है। तो बाय द वे नेक्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा। पार्ट ये लगभग बहुत बड़ी कहानी है, तो एक पार्ट में कवर होना मुश्किल है, तो हम इसके 3 पार्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये पार्ट 1 रहा, आज कवि परिचय और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लगभग 50% कवर करने की कोशिश करेंगे, नमक का दारोगा। नेक्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे है, और डिस्क्रिप्शन के नीचे जितना भी चैप्टर है सबका लिंक दिया गया है। जितने भी चैप्टर आपको देखना है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी वहीं पे मिलेगा।